पुलिस वाले का बेटा जो गलियों में छोटी मोटी चोरियां करता था, वो आखिर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक कैसे बन गया? ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है उस शैतान की जिसने डर और धोखे के दम पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी जड़ें आज भी बहुत गहरी हैं। चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। बात है 1970s के दशक की, बॉम्बे की। शहर की गलियों में शोर था और हवा में कह सकते हैं एक अजीब सी बेचैनी थी। और यहीं एक ऐसे शख्स की कहानी शुरू होती है जिसकी पैदाइश ही अपने आप में एक पहेली थी। एक ऐसा विरोधाभास जो आगे चलकर पूरे देश के लिए एक नासूर बन गया। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम का पिता इब्राहिम कास्कर बॉम्बे पुलिस में एक हेड कांस्टेबल था, और वो भी ऐसा जिसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थी। कहते हैं उसकी वर्दी पर कभी एक दाग तक नहीं लगा। पर देखिए किस्मत का खेल, उसी ईमानदार पुलिसवाले के घर में, उसी की चारदीवारी में एक शैतान पल रहा था। दाऊद, वो बचपन से ही एकदम अलग था। उसे स्कूल की किताबों से ज्यादा गलियों का हिसाब किताब समझ में आता था। उसकी नजरें हमेशा इलाके के उन भाइयों पर टिकी रहती थीं जिनकी ताकत का सिक्का चलता था। वो पावर, वो रुतबा उसे अपनी ओर खींचता था, और बस इसी चाहत ने उसे छोटी मोटी चोरियों के रास्ते से होते हुए करीम लाला के गैंग के दरवाजे पर ला खड़ा किया। तो अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसी घटना जिसने दाऊद के अंदर अपना खुद का एक क्रिमिनल एम्पायर बनाने की आग जला दी। ये वो पल था जिसने उसे एक मामूली गुर्गे से एक डॉन बनने की राह पर धकेल दिया। हुआ ये कि करीम लाला के भांजे आलमजेब ने एक कस्टम ऑफिसर को किडनैप कर लिया। फिरौती तय हुई 2 लाख रुपए। उस जमाने में ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी, और इस फिरौती को लाने का जिम्मा मिला एक 20 साल के नौजवान को। नाम था दाऊद इब्राहिम। और जैसे ही नोटों की वो गड्डियां दाऊद के हाथ में आईं, उसके अंदर का लालच, उसकी सालों की दबी हुई एम्बिशंस सब जाग उठीं। उसके लिए ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये पावर थी, और उसने उस पावर का एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाल लिया। आलमजेब तक पहुंची तो सिर्फ बची खुची रकम। लेकिन चोरी पकड़ी गई। दाऊद को दर्जनों गैंगस्टर्स के सामने घसीट कर लाया गया। उसे लातों, घूसों, डंडों, हर चीज से इतना पीटा गया कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये सिर्फ पिटाई नहीं थी, ये सरेआम बेइज्जती थी, और उसे जलील करके गैंग से बाहर फेंक दिया गया। कहते हैं उस रात जिस्म के जख्मों से ज्यादा दाऊद की रूह पर जिल्लत के घाव थे, और उन्हीं घावों ने एक कसम को जन्म दिया कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, अब दुनिया उसके लिए काम करेगी। और बस उसी रात बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में एक नए नाम की नींव पड़ी, डी कंपनी। इसके बाद जो हुआ, उसने बॉम्बे की सड़कों को खून से लाल कर दिया। ये कोई मामूली गैंग वॉर नहीं थी, ये अंडरवर्ल्ड की सल्तनत पर कब्जे की जंग थी। एक तरफ दाऊद की डी कंपनी तो दूसरी तरफ ताकतवर पठान गैंग, और इस जंग ने पूरे शहर को अपनी आग की लपेट में ले लिया। ये बदले की एक ऐसी आग थी जो बस फैलती ही जा रही थी। 1981 में पठान गैंग ने दाऊद के भाई साबिर को मार डाला। दाऊद का बदला खौफनाक था। 2 साल बाद 1983 में उसने अमीरजादा को भरी अदालत में मरवा दिया। ये अंडरवर्ल्ड के लिए एक साफ संदेश था, दाऊद से दुश्मनी मतलब मौत। और इसके बाद तो लाशों का गिरना आम हो गया, और दाऊद का नाम खौफ का दूसरा नाम बन गया। अब जैसे जैसे दाऊद का आतंक बढ़ा, कानून का शिकंजा भी कसने लगा। लेकिन इससे पहले कि कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचते, वो भारत से भाग निकला, और यहां से उसने अपने धंधे को ग्लोबल बना दिया। सब ने सोचा दाऊद भागा, मतलब डी कंपनी खत्म, खेल खत्म। लेकिन वो सब गलत थे। असल में खेल तो अब शुरू हुआ था। दुबई में बैठकर दाऊद ने अपने सिंडिकेट को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। अब वो गली का गैंगस्टर नहीं, एक क्रिमिनल सीईओ बन चुका था। अंदाजा लगाइए, 1995 तक उसके साम्राज्य का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए था। आज के हिसाब से अगर इसे देखें तो ये रकम 6000 करोड़ से भी ज्यादा बैठती है। सोचकर देखिए, एक अंडरवर्ल्ड डॉन देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को कमाई में टक्कर दे रहा था। उसका साम्राज्य अब सिर्फ मुंबई तक नहीं था। रियल एस्टेट, बॉलीवुड, ड्रग्स, हथियार, शिपिंग से लेकर गारमेंट एक्सपोर्ट तक, उसका नेटवर्क लंदन से दुबई और कराची तक
पूरी दुनिया में फैल चुका था। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो सबसे ज्यादा खौफनाक है। वो निर्णायक मोड़ जहां दाऊद इब्राहिम एक अंडरवर्ल्ड डॉन से एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन गया। एक ऐसा कदम जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। जब 1992 के बाद भारत दंगों की आग में जल रहा था, तब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसमें एक मौका देखा। उन्होंने दाऊद से संपर्क किया, उसे पूरी सुरक्षा का वादा दिया, उसके काले कारोबार को दुनिया भर में फैलाने का लालच दिया, और बदले में उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी, दाऊद का स्मगलिंग नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जिसका इस्तेमाल भारत में मौत का सामान भेजने के लिए किया जाना था। और दाऊद मान गया। उसने अपने देश से, अपने शहर से सौदा कर लिया। ये तारीख मुंबई के इतिहास का वो काला दिन है जब एक डॉन ने अपने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा था। उस दिन एक के बाद एक 12 बम धमाकों ने पूरे शहर को शमशान बना दिया। इन धमाकों में 257 बेगुनाह लोग मारे गए और हजारों हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। 1993 के धमाकों ने सब कुछ बदल दिया। जो दाऊद कल तक सिर्फ एक स्मगलर या डॉन था, अब वो भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी बन चुका था। वो अब सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो पाकिस्तान के हाथों का एक ऐसा जियोपॉलिटिकल हथियार था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना था। तो सवाल ये उठता है कि आज इतने सालों बाद दाऊद कहाँ है और उसके आतंक के साम्राज्य का क्या हुआ? चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से पर एक नजर डालते हैं। तो आज की तारीख में ये माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सेना और ISI की पूरी सुरक्षा में कराची में रहता है। वो आज भी उनके डर्टी ऑपरेशंस की फंडिंग करता है और उसकी डी कंपनी आज भी अपराध और आतंक का एक एक्टिव सिंडिकेट है। तो आखिर में सवाल यही है, कैसे एक इंसान सत्ता और लालच की भूख में अपने ही देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? दाऊद की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम पर भी सवाल उठाती है जो ऐसे शैतानों को जन्म देता है और उन्हें फलने फूलने का मौका भी देता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे खौफनाक सच है।